नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज उसको पढ़ रहे हैं और तीसरी यूनिट में पश्चिमीकरण का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो पीपीटी बेस्ड वीडियो मैंने बनाकर आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने पश्चिमीकरण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, पश्चिमीकरण की जो विशेषताएं हैं और समाज वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के बारे में जो अपनी बात रखी है उसका विवेचन किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रयास रहता है कि कोई भी अवधारणा है, सिद्धांत है, उसको बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करना जिससे आप उसको बिल्कुल सही तरीके से समझ सकें और उसको आंसर राइटिंग में या कहीं पर भी आपने बात प्रस्तुत करने में उसको आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, उस बात को प्रस्तुत कर सकें, उस अवधारणा को काम में ले सकें। तो बहुत ही सरल और सारगर्भित और स्पष्ट तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने यह पढ़ा था कि पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में सामाजिक परिवर्तन लाती है और भारतीय समाज के दृष्टिकोण से भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं जो निरंतर चल रही हैं। 150 वर्षों से अधिक समय तक जो अंग्रेजी शासन रहा तो अंग्रेज लोग यहाँ पर रहे तो इंग्लैंड का जो समाज है, संस्कृति है, अंग्रेजों की संस्कृति, जीवन शैली का प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ा और उन चीज़ों को हमने अपनाया है और उन्होंने हमारी चीज़ों को अपनाया है। लेकिन जो प्रभावशाली समूह होता है, जो अधीनस्थ समूह होता है, वो प्रभावशाली समूह की संस्कृति को ग्रहण करता है, जीवन शैली को अपनाता है। यही भारत में हुआ। अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था और तो इसलिए अंग्रेजी संस्कृति है, अंग्रेजी समाज की जो रीति रिवाज है, परंपराएं, मूल्य हैं, उनको भारतीय समाज ने अपनाया है। तो ये प्रक्रिया है वो पश्चिमीकरण है। समाज वैज्ञानिकों ने इसको पश्चिमीकरण के रूप में डिफाइन किया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रक्रिया से भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, भारतीय समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, एक व्यापक और जटिल वैज्ञानिक अवधारणा है, चेतन और अचेतन प्रक्रिया है ये, एक तटस्थ अवधारणा है और व्यापक अवधारणा है। 150 वर्षों से भी अधिक समय तक अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी है, संस्थाएं हैं, विचारधारा है, मूल्य है, जीवन शैली में जो परिवर्तन आए हैं उन्हें कोई पश्चिमीकरण कहा गया है। और लंबे समय तक किसी समूह का या दूसरे समाज के लोगों का अगर शासन रहता है किसी समाज पर तो अशासित समाज में उसका प्रभाव आना स्वाभाविक है। तो यही भारतीय समाज में हुआ। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के कारण बहुत सारे परिवर्तन आए जिनका विवेचन एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसी तरह भी कुप्पू स्वामी में सोशल चेंज इन इंडिया, इन पुस्तकों में किया है और उन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के कारण आया है वह है जो बुनियादी सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन आया है। बुनियादी सामाजिक संस्थाओं से तात्पर्य है कि भारत में परिवार से तात्पर्य संयुक्त परिवार से है। संयुक्त परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति, ग्राम समुदाय, इनमें बहुत अधिक परिवर्तन आया है। संयुक्त परिवार है उनमें कर्ता का महत्व बढ़ा है, बच्चों और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा है,
विवाह में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। लेट विवाह होने लगे हैं, अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह होने लगे हैं, लड़का लड़की की राय से विवाह होने लगे हैं, कोर्ट विवाह होने लगे हैं, विवाह से संबंधित समस्याएं भी बढ़ी है, तलाक और इस तरह की चीज़ें, अलगाव, इस तरह की समस्याएं भी आई है। जाति संस्था के में जो भेदभाव बंधन है वो शिथिल हुए हैं, उच्च जातियों का प्रभुत्व है, महत्व कम हुआ है, शूद्र जातियों का उत्थान हुआ है, अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ा है। इसी तरह गाँव में बहुत सारे जीवन शैली, तौर तरीके, खान पान, कपड़े पहनने, वाहन, प्रौद्योगिकी, इस तरह की चीज़ों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। वो भी शहरी तौर तरीकों की तरह रहने लगे। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, वो शिक्षित होने लगी हैं, नौकरियां करने लगी हैं, जागरूक हुई हैं, उनका महत्व बढ़ा है, उनका सम्मान बढ़ा है, सशक्त हुई हैं, वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हुई हैं। तो इसी तरह शिक्षा है, इसी तरह अर्थव्यवस्था है, इसी तरह धर्म है, ये जो बुनियादी संस्थाएं हैं समाज की, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। और उसका एक कारक पश्चिमीकरण भी रहा है। हम सामाजिक जो विज्ञान है उनमें ये नहीं कह सकते कि केवल एक कारक है उसी ने ही सब कुछ किया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सभी के प्रभाव से ही सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। सामाजिक परिवर्तन सतत चलने वाली और समय साध्य प्रक्रिया है। सामाजिक भारतीय समाज जो कि बहुत ही रूढ़िवादी समाज है, परंपरागत समाज है, उसमें सामाजिक परिवर्तन को बहुत धीरे धीरे स्वीकार किया जाता है, धीरे धीरे से सामाजिक स्वीकृति मिलती है और धीरे धीरे परिवर्तन घटित होता है। इसलिए बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी शासन रहने के कारण उनकी जीवन शैली, संस्कृति, मूल्य, विचारधारा का प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ा है। उस कारण समाज की जो बुनियादी संस्थाएं हैं उनमें भी परिवर्तन आया है और ये स्वाभाविक है। तो संयुक्त परिवार, विवाह, नातेदारी, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये जो बुनियादी सामाजिक संस्थाएं हैं, जाति, ग्राम समुदाय, ये स्त्रियों की स्थिति, तो ये पश्चिमीकरण के कारण भी परिवर्तित हुई हैं, इनमें परिवर्तन आया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे परिवर्तन के कारण हैं, जैसे शिक्षा का प्रसार है, यातायात और संचार साधनों का विकास है, औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, आधुनिकीकरण है, लौकिकीकरण है, भूमंडलीकरण है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनके कारण समाज में परिवर्तन घटित होता है और वो स्वाभाविक, अनिवार्य और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है वह है व्यक्तिवादिता और भौतिकवाद। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज में पश्चिमीकरण और दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं उनके कारण व्यक्तिवादिता का महत्व बढ़ा है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उत्थान और उपलब्धि और जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है। सामुदायिकता का महत्व अपेक्षाकृत कम हुआ है और आध्यात्मिक उत्थान की जगह भौतिक उत्थान को महत्व मिला है। ये मूल्य बदल गए हैं। व्यक्ति की प्राथमिकता व्यक्तिगत उत्थान और भौतिक उत्थान पर रही है, न कि सामुदायिक सर्व कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान पर। तो उसकी प्राथमिकताएं बदल गई है, मूल्य बदल गए हैं। तो व्यक्तिवादिता और भौतिकवाद का महत्व और प्रसार बढ़ा है। यह पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर एक प्रभाव है। तीसरा प्रभाव है लौकिक और वैज्ञानिक मूल्य हैं, उनका महत्व बढ़ा है, वो समाज में प्रचलित हुए हैं, उनको अपनाया जाने लगा है। समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, भाईचारा है, उदारवादी स्वतंत्र सोच है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, ये विडंबनाएं, ये कमज़ोर हुई हैं, इनको छोड़ा जाने लगा है। जातीय भेदभाव बंधन शिथिल हुए हैं, धार्मिक अविश्वास कम हुआ है। हालांकि समस्याएं भी बढ़ रही है साथ साथ में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो रूढ़िवादिता है, कट्टरता है, धर्मांधता है, आडंबर है, पाखंड है, अंधविश्वास है, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम हुई है, क्योंकि लौकिक और वैज्ञानिक मूल्यों का प्रसार बढ़ा है, उनका महत्व बढ़ा है, उनको अपनाते हैं लोग। दूसरे लोगों के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करने लगे हैं। जो धर्म, जाति की जो संकीर्णताएं हैं वो अपेक्षाकृत कम हुई हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको हम सत्यापित कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, वह नगरीकरण, औद्योगिकीकरण का प्रसार हुआ है।
पश्चिम की अंग्रेजों के शासन के कारण जो पश्चिमी तौर तरीके, जीवन शैली, विचारधारा, मूल्य हैं, तो लोग उन व्यवसायों को भी करने लगे पहले जिनको धर्म और परंपरागत मान्यताओं के आधार पर नहीं किया जाता था कि ये काम ये लोग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए भारत से बाहर पढ़ने के लिए जाना धार्मिक रूप से गलत माना जाता था कि भाई वह समुद्र को लांघना पाप है। लेकिन पश्चिमीकरण के कारण जो परिवर्तन आया, जो मूल्यों में परिवर्तन आया, जो उदारवादी सोच आई, शिक्षा का प्रसार बढ़ा, तो लोग बाहर जाने लगे, शिक्षा अर्जित करने लगे। तो इसके कारण लोग हैं उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ा, दुनिया के दूसरे देशों के संपर्क में आए, उनकी जो ज्ञान, उपलब्धियां, साहित्य, कला, संस्कृति, जो मूल्य हैं उनको जानने लगे और इसका भारतीय समाज पर प्रभाव हुआ। तो नागरीकरण और औद्योगिकीकरण जो पश्चिमीकरण है उसके कारण उन चीज़ों को महत्व मिला कि जिन चीज़ों को पहले नहीं किया जाता था, परंपरागत रूप से गलत माना जाता था और धार्मिक रूप से जिनको गलत माना जाता था, उन व्यवसायों का प्रचलन बढ़ा। वैसे उद्योग धंधे स्थापित होने लगे भारत में। बाहर पढ़कर आते भारतीय लोग और सीखते, फिर यहाँ पर उन्होंने उद्योग धंधों की स्थापना की। जो काम पहले करने प्रतिबंधित थे वो धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उनको ऐसा लगा कि काम करना, व्यवसाय करना, धंधा करना, अपना बिजनेस करना कोई गलत नहीं है। तो इसके कारण औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। उदाहरण के लिए मान लीजिए ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति है, पहले उसके लिए चमड़े का काम करना प्रतिबंधित था। लेकिन जब शिक्षा का प्रसार हुआ, लौकिक और वैज्ञानिक मूल्यों का प्रसार हुआ, तो इन चीज़ों में उदारता आई और ये व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक समझा जाने लगा कि भाई औद्योगिक या व्यवसाय की स्थापना करना कोई गलत नहीं है। इसलिए ब्राह्मण जाति के लोगों ने भी चमड़े से जुड़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ऐसे उद्योग धंधे स्थापित किए और वो काम करने लगी। तो इस तरह लोगों की सोच है, दृष्टिकोण, उसमें बदलाव हुआ। तो औद्योगिक विकास हुआ देश में और औद्योगिक विकास के पीछे अंग्रेजों के अपने निहित स्वार्थ थे, तो उन्होंने भी उसको प्रोत्साहित किया। औद्योगिक विकास होने से नगरों का प्रसार हुआ, तो नगरीकरण की प्रक्रिया भी घटित हुई। औद्योगिक नगर स्थापित हुए, लोग गाँव से, पिछड़े इलाकों से रोजगार और बेहतर अवसर की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे और शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, ऑफिसों में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, कामगारों की ज़रूरत थी, श्रमिकों की ज़रूरत थी। इस कारण औद्योगिकीकरण और नगरीकरण दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो यह भी पश्चिमीकरण का एक प्रभाव है। नए नए व्यवसायी, मध्यम वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, इनका उदय हुआ, यातायात और संचार के साधनों का विकास होने से इन नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की प्रक्रियाओं को बल मिला। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है शिक्षा, कला, साहित्य, राजनीतिक, आर्थिक जीवन पर भी पश्चिमीकरण का काफ़ी प्रभाव हुआ। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र के विचार है, एक न्यायिक व्यवस्था है, मानवतावाद है, धर्मनिरपेक्षता है, समानता है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी स्थापना होने लगी, उनको महत्व मिला। समाज सुधार आंदोलन भी हुए, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, सत्यशोधक समाज है। तो इन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का जो उदय हुआ उसके पीछे भी पश्चिमीकरण एक कारक है जिसने कि इन चीज़ों को प्रोत्साहित किया। इस तरह का वैज्ञानिक और बौद्धिक वातावरण, परिवेश तैयार किया कि लोग जागरूक हुए, तार्किक चिंतन को बल मिला और रूढ़िवादी और पिछड़ी सोच से ऊपर उठकर उन्होंने समाज और धर्म में सुधार लाने के लिए प्रयास करने के लिए इस तरह के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की नींव रखी और इससे काफ़ी सफल भी हुए, वो काफ़ी सुधार करने में कामयाब हुए। उदाहरण के लिए सत्य निषेध आंदोलन है, विधवा पुनर्विवाह है, स्त्रियों की शिक्षा है, बहुत सारी इसी तरह की कुरीतियाँ हैं
जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत तत्कालीन समाज में थी, तो वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से समाप्त हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। ये प्रक्रिया सतत रूप से चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो अंग्रेजी शासन जो लंबे समय को भारत पर रहा, और उसके कारण इस तरह के परिवर्तन आए जो आज भी भारतीय समाज में हम देख सकते हैं विद्यमान है। विशेष रूप से हमारी जीवन शैली, विचारधारा, मूल्य, संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, उन पर अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी जीवन शैली, अंग्रेजी समाज, अंग्रेजों की समाज और संस्कृति के जो प्रभाव हैं वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। यह हम अपने डे टू डे लाइफ में भी अवलोकन कर सकते हैं। और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है। तो पश्चिमीकरण की जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसके कारण भारतीय समाज पर, विभिन्न संस्थाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब सवाल यह नहीं है कि वह सही था या गलत था, क्योंकि किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों ही चीज़ें होती है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें सीखने को मिली, तो बहुत सारी विकृत चीज़ें भी घटित होने लगी। तो दोनों ही चीज़ें यह आम नागरिकों पर, व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उचित और बेहतर को अपनाए और अनुचित और गलत को त्याग करे, छोड़े। ये चीज़ें एक जो मानव प्राणी है उसको एक बेहतर इंसान बनाती है। मूल्य व संस्कार यही चीज़ें सिखाते हैं कि हमें क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये हम पर निर्भर करता है। इसीलिए पश्चिमीकरण को मूल्य तटस्थ अवधारणा कहा गया है, क्योंकि पश्चिमीकरण एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, और ये बताती है कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन रहने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और अंग्रेजों की जो समाज संस्कृति थी उसका प्रभाव भारतीय समाज पर आया है। भारतीय समाज उन चीज़ों को अपनाया है, वो भारतीय समाज में दृष्टिगोचर हो रही हैं। तो वो क्यों हुई और कौन कौन से परिवर्तन हुए, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया यह बताती है। अब यह तय करना भारतीय समाज का काम है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो प्रगति के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, और सावधानियाँ भी ज़रूरी है। तो ये पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है उसका एक सारगर्भित और संक्षिप्त और स्पष्ट विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, और मैं समझता हूँ कि आपने इसको बेहतर ढंग से समझा है। साथ ही एक अंतिम बिंदु भी है, पश्चिमीकरण की सीमाएं। सीमाओं से तात्पर्य यहाँ कोई भी सिद्धांत, कोई भी अवधारणा होती है, वो एक सीमा तक ही प्रासंगिक और उपयुक्त होती है। वो सभी संदर्भों में, सभी समाजों पर, सभी देश काल परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है, उपयुक्त नहीं रहती है। हर सिद्धांत और हर अवधारणा की अपनी सीमाएं होती है, अपनी कमियां होती है। तो जाने माने समाज वैज्ञानिक डैनियल लर्नर ने इसकी समीक्षा की है, और उनका यह मानना है कि अवधारणा संकुचित है और अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें निश्चितता का अभाव है। और ये स्वतंत्रता के बाद भारत में अंग्रेजी समाज, यानी इंग्लैंड ही नहीं, अमेरिका, रूस और जो दूसरे देश हैं उनके भी भारतीय समाज पर, उन देशों की समाज और संस्कृति का भी भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है, उनको हमने अपनाया है, उसकी व्याख्या नहीं करती है। ये तो केवल लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का जो समाज और संस्कृति, यानी अंग्रेजों की जो समाज और संस्कृति, उसके प्रभाव की व्याख्या करती है, ऐसा डैनियल थर्नर का मानना है। तो वो इसकी समीक्षा करते हैं, इसकी कमियों को इंगित करते हैं। फिर भी सामाजिक परिवर्तन की वैज्ञानिक आधार पर समाजशास्त्रीय व्याख्या करने वाली एक महत्वपूर्ण अवधारणा है ये, जिसको हमने आज यहाँ पढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि आपने इसको बेहतर ढंग से समझा है, यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक के भी निरंतर संपर्क में रहें, पढ़ें, और कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो हमारे साथ शेयर करें। लिखने का अभ्यास भी निरंतर बनाए रखें, और लास्ट ईयर के पेपर्स और सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। ये मैं बार बार अपने हर वीडियो लेक्चर में आपके साथ बात शेयर करता हूँ। राज्य सरकार और भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप 18 जनवरी से कॉलेजेस ओपन होने की अनुमति दी गई है, उसके दिशा निर्देश आ चुके हैं।
तो वह भी साथ साथ चलना है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमें पूरी सावधानी रखनी है। जो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करना है। सार्वजनिक जगह पर थूकना नहीं है। दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है। नियमित रूप से आवश्यकता के अनुसार सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। बाहर से घर जाते हैं, चीज़ों को छूते हैं तो साबुन से हाथ धोना है। ये सावधानियाँ खुद भी रखनी है, परिवार और समुदाय के लोगों को भी इन सावधानियों के लिए प्रेरित करना है। हल्की सी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, पश्चिम के जो देश हैं वहाँ पर इस महामारी की एक के बाद एक अलग अलग लहरें उठ रही हैं और समस्या बहुत विकट होती जा रही है। तो बचाव ही उपचार है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस को गांठ बांध लेना है, यही सार है बचने का भी। जहाँ तक बात वैक्सीन की है तो वो प्रक्रिया चल रही है, तब तक हमें पूरी सावधानी रखनी है। इसी में हम सब का भला है, इसी में हमारे परिवार, समुदाय, समाज और राष्ट्र की भलाई निहित है। इसी में आपसे उम्मीद करता हूँ आप शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, इसलिए समाज में अच्छे आचरण की उम्मीद करना स्वाभाविक है। और एक अच्छे इंसान को यही शोभा देता है कि वो समाज को कुछ बेहतर दे, समाज में बेहतर आचरण करे, और हमारा जो आचरण और व्यवहार है वही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।